गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का साइंस का एक हम रियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं आपके सेशन एंड एग्जामिनेशन के लिए, जो कि 2026 के ईयर का है। ये आपको पता है आपका पेपर 230 आवर्स का है एंड 60 मार्क्स का पेपर है। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसके अंदर 5 सेक्शंस होंगे। पहला हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सेक्शन से। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। Look at the given figure carefully. Vessel R is filled with water. When we stop pouring the water, the level of the water will be. तो यहाँ पे इमेज में देखते हैं तो यहाँ पे 3 वेसल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो वाटर का सप्लाई है वो एक ही लेवल पर हो रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर एक वेसल आर को हम वाटर से फिल कर रहे हैं, मान लो यहाँ तक लेवल भरा है, तो सभी वेसल्स में लेवल क्या रहेगा वाटर का। तो ऑब्वियसली बात है अगर लेवल ऑफ जो सप्लाई वाटर का लेवल है वो इक्वल लगा हुआ है तो सभी पे इक्वल लेवल का ही वाटर भरेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्वल इन ऑल 3 वेसल्स। मूव करते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 है द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज दैट द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइमरी डिफरेंस होता है पार्टिकल्स के, जिसमें सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है कि सॉलिड्स में क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड स्टेशनरी लिक्विड्स। ये गलत है। स्टेशनरी मतलब लिक्विड्स में पार्टिकल्स स्थिर रहते हैं, मतलब हिलते नहीं हैं, तो गलत हो गया क्योंकि सभी मैटर्स के स्टेट में पार्टिकल्स मूवेबल होते हैं। ऑप्शन भी देखते हैं। फार अपार्ट इन सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स दूर दूर रहते तो पहले से गलत हो गया बिकॉज दे आर क्लोजली टाइटली पैक्ड। सो बी ऑप्शन गलत हो जाता है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑलवेज मूविंग इन सॉलिड्स एंड हैव फिक्स्ड पोजीशन लिक्विड्स। लिक्विड्स में पार्टिकल्स की फिक्स पोजीशन नहीं होती, दे कैन स्लाइटली पास ईच अदर, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। डी ऑप्शन देखते हैं। क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स एंड मूव पास्ट ईच अदर इन लिक्विड्स, सी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स एंड मूव पास्ट ईच अदर इन लिक्विड्स। क्वेश्चन 3 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 3 है यू पोर ऑयल इनटू अ ग्लास कंटेनिंग सम वाटर, द ऑयल फ्लोट्स ऑन टॉप, व्हाट इज दिस टेल्स यू। तो अगर आपने एक गिलास में पानी भर रखा है, उसके अंदर आपने तेल डाला है, कोई ऑयल डाला, तो आप देखोगे कि ऑयल इस पर तैर रहा है। तो ये चीज़ क्या बताती है, जब ऑयल तैर रहा है दैट मीन्स ऑयल का वेट कम है। ऑयल का वेट मतलब कम है, दैट इज ऑयल इज लेस डेंसर देन वाटर, या आप कह सकते हैं वाटर इज डेंसर देन ऑयल। सो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऑयल इज डेंसर देन वाटर। ऑयल डेंसर नहीं है, ऑयल लेस डेंसर है। अगर ऑयल डेंसर होता तो ऑयल नीचे बैठता एंड वाटर ऊपर रहता। तो आप पे करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन भी देखें। वाटर इज डेंसर देन ऑयल, इट इज़ करेक्ट बिकॉज वाटर भारी है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से ऑयल इस पर फ्लोट कर पा रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 है इन द गिवन फिगर नोट दैट ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, एम फॉर मिरर एंड आई फॉर इमेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी से ही है। कहा गया है यहाँ पे ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, एम फॉर मिरर एंड आई फॉर इमेज। हमें हर दोनों स्टेजेस पे देखना है, केस पर देखना है और डिफाइन करना है इनमें से कौन सा मिरर है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे पहला केस देखें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना है, इमेज जो दे रखी है उसमें साइज़ कम है। ठीक है। दूसरे केस में देखें तो ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना है एंड इमेज में ऑब्जेक्ट का साइज़ इनलार्ज दिखा रखा है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो यहाँ पे जो इमेज है वो क्लोजली है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट क्लोज होता है सो इट फॉर्म्स इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज। यहाँ पे इरेक्ट बन रही है एंड इनलार्ज्ड इमेज ही बन रही है, दैट मीन्स इट इज़ कॉनकेव मिरर। वेयर अगर हम एक केस में देखें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज डिमिनिश्ड है एंड इरेक्ट है, जो कि किसकी प्रॉपर्टीज़ है, कॉन्वेक्स मिरर की। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फिगर ए इंडिकेट्स अ कॉन्वेक्स मिरर एंड फिगर बी इंडिकेट्स अ कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैबिटेबल जोन और गोल्डीलॉक्स जोन अराउंड स्टार इज। एक हैबिटेबल जोन हैबिटेबल जोन का मतलब क्या होता है। तो अगर हम ऑप्शन देखें हैबिटेबल जोन कौन सी होती है कि ऐसा रेंज ऑफ डिस्टेंस जिसके अंदर स्टार का बीच में डिस्टेंस होता है, जिसके अंदर वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, उसे हम गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन कहते हैं। अर्थ हमारा एक हैबिटेबल जोन पे लाई करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द रेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ स्टार वेयर लिक्विड वाटर कैन एक्सिस्ट। क्वेश्चन 6 है द इंडियन नेशनल कैलेंडर स्टार्ट्स फ्रॉम। इंडियन नेशनल कैलेंडर कब स्टार्ट होता है, तो 22 मार्च से स्टार्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, डेट याद रखना। 21 मार्च का लीप ईयर से स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर आपसे लीप ईयर का पूछेंगे तो 21 मार्च का करेंगे एंड अगर नेशनल कैलेंडर का पूछेंगे इंडियन का तो 2 मार्च करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। एसोलेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन 7
पे सजेशन पूछा गया है द फुल मून राइज एट सनसेट एंड सेट्स एंड सनराइज, तो ये ट्रू है। जो फुल मून होता है सनसेट पर राइज करता है एंड सनराइज पे सेट करता है। वाई? बिकॉज ये हमेशा डायरेक्टली अपोजिट होता है सन की पोजिशन में इन द स्काई। यहाँ पे दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे एसेरेशन का जो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आ जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 8 है एसेरेशन में दे रखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 पे एसेरेशन दे रखा है एंड रीजनिंग दे रखी है कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं सॉइल की हेल्थ को फॉर लॉन्ग टर्म। तो इनकरेक्ट हुआ, बिकॉज सिंथेटिक फर्टिलाइजर केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए हेल्थ जो सॉइल की हेल्थ होती है उसे इम्प्रूव नहीं करते, उसे ख़राब करते हैं। बिकॉज वो पॉपुलेशन जो होती है बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनको रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग ट्रू है बट एसेरेशन फॉल्स है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा, दैट एसेरेशन इज फॉल्स एंड रीजनिंग इज ट्रू। क्वेश्चन 9 में दे रखा है कॉनकेव मिरर आर प्रेफर्ड फॉर ऑब्जर्विंग द ट्रैफिक बिहाइंड अस। सो कॉनकेव मिरर नहीं, कॉन्वेक्स मिरर प्रेफर करते हैं, तो ये तो फॉल्स हुआ। रीजन दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट लार्जर व्यू एरिया देन प्लेन मिरर, ये ट्रू है बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर वाइडर व्यू प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट असर्शन दे रखा है सैचुरेटेड सोल्यूशन कैन नॉट डिजॉल्व मोर सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, ये ट्रू है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन कोई और डिजॉल्व नहीं कर सकता आपके सोल्यूट को एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे तो जब वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा, बट अगर किसी गिवन टेम्परेचर पे आप उसके लिमिटेड से ज़्यादा स्पून्स डिजॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। रीजनिंग दे रखी है कि सॉल्वेंट की एक फिक्स्ड डिजॉल्विंग कैपेसिटी होती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर आपने उस लिमिटेड को ज़्यादा से उसके अंदर स्पून डाल दिए तो उस वजह से वो सॉल्वेंट डिजॉल्व नहीं कर पाएगा एंड देन इट बिकम्स सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये ट्रू दे रखा, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। सेक्शन बी दे रखा है क्वेश्चन 11 है ऑब्जर्व द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इन द गिवन फिगर एंड राइट एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। इस इमेज को फोकस करते हुए आपको 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है गैसेस की, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द इंटर पार्टिकल फोर्स इज नेग्लिजिबल। गैसेस में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सबसे कम होता है, पार्टिकल फोर्स इज मिनिमम। सेकेंड हम लिख सकते हैं their particles can move randomly in all directions। उनके पार्टिकल्स हर जगह घूम सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, in all directions। मूव करते क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन 12 है फर्स्ट पूछा गया है मेक एटलीस्ट 2 कंपाउंड्स बाय यूजिंग फॉलोइंग नॉन मेटल्स हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन। इनमें से आपको 2 कंपाउंड्स बनाने हैं इन 3 नॉन मेटल से। तो पहला कंपाउंड बना सकते हैं हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, जिससे वाटर का मॉलिक्यूल वाटर कंपाउंड बन जाएगा H2O, जिससे हमने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लेके वाटर बना दिया। थर्ड हम बना सकते हैं हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन से सुक्रोज। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सुक्रोज मतलब शुगर ही होता है, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। इसका सेकंड दे रखा है राइट द केमिकल नेम ऑफ Fe एंड Cu। बहुत इजी है। Fe का केमिकल नेम क्या होता है आयरन, आयरन का केमिकल नेम Fe होता है एंड Cu का कॉपर। क्वेश्चन 13 दे रखा है डिफाइन द टर्म रिलेटिव डेंसिटी एंड स्टेट्स इट्स एसआई यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को उस टाइम के लिए जो वाटर का डेंसिटी होता है उससे कंपेयर करते हैं, उसे हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। बट इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, तो याद रखना है इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। तो इट हैज़ नो एसआई यूनिट। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन करना है तो वो आपको डेफिनेशन लिख के दिखा देती हूँ। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द डेंसिटी, ये डेंसिटी जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं विद द वाटर डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे। ठीक है, उसे हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। अब उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन भी दिया गया है सेकंड पार्ट में, उसे देखते हैं। कहा गया है द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 30 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर एक डेंसिटी है सब्सटेंस की जो कि हमें दे रखे है 30 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड वाटर की दे रखे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हमें बताना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी
ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सब्सटेंस की डेंसिटी दे रखी है 30 किलोग्राम एंड वाटर की दे रखी है हमें 1000। तो यहाँ पे 0.03 आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी सब्सटेंस की। ठीक है, क्वेश्चन 14 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 14 है विद द हेल्प ऑफ द गिवन डायग्राम राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने को आएंगे। सो इस डायग्राम की हेल्प से आप इजीली भी लिख सकते हैं दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड, इंसिडेंट रे, normal and reflected ray lies on same plane। ठीक है, जो इंसिडेंट रे होती है नॉर्मल होती है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ये हमेशा सेम प्लेन मतलब सेम मिरर पे ही लाई करती हैं। क्वेश्चन 15 दे रखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग इन नेचुरल एंड ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स। हमें क्लासीफाई करना है ह्यूमन एंड नेचुरल इकोसिस्टम उसमें। सो रिवर हमारा नेचुरल होता है, यहाँ पे एन से मैं नेचुरल शो कर रही हूँ। गार्डन ह्यूमन मेड इकोसिस्टम होता है तो यहाँ पे HM से शो कर रही हूँ। एक्वेरियम भी ह्यूमन मेड होता है एंड फॉरेस्ट हमारा नेचुरल होता है। सेक्शन सी पे मूव होता है। सेक्शन सी पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है फिगर ए शोज अ बॉय लाइंग हॉरिजॉन्टली एंड फिगर बी शोज द बॉय स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन अ लूज सैंड बेड इन विच फिगर डज द बॉय सिंक मोर इनटू द सैंड गिव रीजन। सो अगर हम देखें यहाँ पे फिगर बी में पहले सिंक होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो एरिया है इस बॉय के फुट का एरिया जो है वो इस सरफेस के एरिया के मुकाबले बहुत कम है, इस वजह से उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा एंड इस वजह से वो पहले सिंक होगा। एंड अगर हम फिगर ए में देखें तो इसकी पूरी बॉडी का एरिया इस सरफेस के एरिया से इस फिगर के मुकाबले ज़्यादा है, इस वजह से इस पर कम फोर्स पड़ेगा एंड सबसे पहले आपका फिगर बी का जो बॉय है यहाँ पे वो पहले सिंक होगा। अब इस लिखना कैसे है वो आपको दिखा देती हूँ। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द बॉय फ्रॉम फिगर बी, जो बॉय है होगा फिगर बी से वो पहले सिंक होगा इन द सैंड एज द एरिया ऑफ द बॉयज़ फुट। जो बॉय के फुट का जो एरिया है वो कम है, बहुत कम है एज द सरफेस एरिया से कॉजिंग मोर प्रेशर ऑन बॉय टू सिंक इन सैंड। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें और में डिफाइन द टर्म प्रेशर एंड मेंशन SI यूनिट। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया एंड SI यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड, एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन बैनर्स एंड होर्डिंग्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे होल्स आर मेड इन बैनर्स एंड होर्डिंग्स टू अवॉइड tearing and cutting of banners because जब हम होल्स नहीं बनाते ना बैनर्स के अंदर तो उस वजह से प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस वजह से जो टीयरिंग है बैनर्स के पेपर्स की वो होने लगती है एंड इससे हमारा बैनर डैमेज हो सकता है। अगर हम उसमें थोड़ा बहुत होल्स बनाते हैं तो उस वजह से उसमें क्या होता है प्रेशर मेंटेन रहता है एंड उस वजह से वो अच्छे से मेंटेन भी रहता है टू अवॉइड टीयरिंग एंड कटिंग ऑफ बैनर्स। क्वेश्चन 17 पूछा गया है ड्रॉ अ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। सो एल्यूमिनियम फॉइल का हमें पिक्चर बनाना है रिप्रेजेंटिंग इट्स पार्टिकल्स। सो एल्यूमिनियम फॉइल एक तरीके से आपका सॉलिड है तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स रहेंगे वो टाइटली एंड क्लोजली पैक्ड रहेंगे लाइक दिस। आप वहाँ पे डायग्राम नीटली बनाना है, ये क्वेश्चन आते हैं डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ इस टाइप में सॉलिड हो गया। ठीक है, ग्लाइसरीन आपका लिक्विड फॉर्म में होता है तो जिसमें लिक्विड फॉर्म में जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैन स्लाइटली पास ईच अदर। ठीक है, ये हमारा लिक्विड हो गया। मीथेन गैस हमारे गैसियस स्टेट का होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स कैन रैंडमली मूव इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो हमारे गैसियस स्टेट हो गया। इसमें सेकंड पार्ट पूछा गया है वाई डू गैसेस मिक्स ईजली वाइल सॉलिड्स डू नॉट। गैसेस कैसे मिक्स कर लेते हैं ईजली वाइल सॉलिड्स डू नॉट? तो आप लिखेंगे गैसेस मिक्स ईजली वाइल सॉलिड्स डू नॉट एज द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल ऑफ गैसेस
have minimum interparticle forces. Particle forces making it to move in all directions. In all directions. So हम यहाँ पे लिखेंगे gases mix easily while solids do not as the particles. So यहाँ पे आप लिखेंगे gases mix easily while solids do not as the particles of gases have minimum interparticle forces making it to move इन ऑल डायरेक्शंस कि गैसेस के पार्टिकल्स हर जगह घूम सकते हैं ईजिली, जिसके थ्रू जो डिफ्यूजन है मतलब ईजिली मिक्स कर सकते हैं वो किसी भी चीज़ को. वाइल सॉलिड्स हैव मैक्सिमम इंटरपार्टिकल फोर्सेस, सॉलिड्स के पास मैक्सिमम इंटरपार्टिकल फोर्सेस होती हैं, इसके थ्रू उनको डिफ़िकल्टी होती है टू मिक्स एनीथिंग ईजिली. मतलब डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैसेस के अंदर हो पाता है एंड सॉलिड्स के अंदर सबसे कम होता है. क्वेश्चन 28 दिया गया है. पहला पूछा गया है ऑब्जेक्ट ए हैज़ अ मास ऑफ 200 ग्राम. ऑब्जेक्ट ए के अंदर 200 ग्राम का मास है, वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर क्यूब है. देयर इज एन ऑब्जेक्ट बी, इट हैज़ अ मास ऑफ 240 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ 60 सेंटीमीटर क्यूब. विच ऑब्जेक्ट इज डेंसर, में से कौन सा ऑब्जेक्ट डेंसर है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही है. सो हमें पर डेंसिटी निकालनी है दोनों ऑब्जेक्ट की और बताने में से कौन सा डेंसर है. अगर हम ऑब्जेक्ट ए का देखें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. सो यहाँ पे 200 ग्राम का मास है एंड वॉल्यूम है 40 सेंटीमीटर क्यूब. सो यहाँ पे आ जाएगा 5 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब फॉर ऑब्जेक्ट ए. अगर हम ऑब्जेक्ट बी की देखें सो यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम विच इज़ 240 अपॉन 60. इसे हम करेंगे कैंसिल आउट. सो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं जो डेंसिटी है ऑफ ऑब्जेक्ट ए वो डेंसर है देन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, बिकॉज ऑब्जेक्ट ए की डेंसिटी हमें 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, वेयर इज ऑब्जेक्ट बी की डेंसिटी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है. तो इस वजह से ऑब्जेक्ट ए ज़्यादा डेंसर है देन द ऑब्जेक्ट बी. ठीक है. इसमें सेकंड में पूछा गया है हमसे वाई डज आइस फ्लोट्स इन वाटर. आइस फ्लोट क्यों करता है वाटर पे, बिकॉज इट इज़ लेस डेंसर देन वाटर. बिकॉज जो आइस होता है वो लेस डेंसर होता है वाटर से. इसमें और एक क्वेश्चन पूछा गया है, इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन वाटर और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर. सो गैसेस का जो मिक्सचर जो होता है गैसेस का वाटर वो कौन सा होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है. एक्सप्लेन जस्टिफाई आंसर. तो आप यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज दे आर evenly distributed. They are evenly distributed. इसमें सेकेंड में पूछा गया है does temperature affect the solubility of gases in liquid also. so yes हम लिखेंगे yes. explain करना है as increasing temperature होता है, in temperature decreases the solubility. जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. सॉलिबिलिटी फॉर गैसेस के लिए, लिक्विड्स के लिए इंक्रीज होती है. गैसेस इन लिक्विड्स. क्वेश्चन 19 पूछा गया है, एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन 19 भी. यू आर टास्क्ड विद डिजाइनिंग अ न्यू सेटलमेंट फॉर ह्यूमंस ऑन मार्स. Name 3 things you would need to recreate from Earth to support human life there. Which of these do you think is the hardest to replicate and why? तो 3 मेजर थिंग्स आप कौन सी मार्स पे लाना चाहेंगे. सो पहला एक आप लाना चाहेंगे सूटेबल एनवायरनमेंट. उसके वहाँ पे अंदर मतलब सूटेबल एनवायरनमेंट है जहाँ पे सॉइल जो हो सूटेबल हो टू ग्रो प्लांट. तो सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए हमें. ठीक है. एजुकेट अमाउंट का एटमॉस्फेयर भी चाहिए, इसके अंदर ऑक्सीजन कंटेन हो. एजुकेट एटमॉस्फेयर ब्रैकेट हम लिख देंगे इंक्लूडिंग ऑक्सीजन. एंड तीसरा हम लिखेंगे
कि वहाँ पे अच्छा सा मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ठीक है, सस्टेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि इनमें से सबसे हार्डेस्ट थिंग कौन सी जो कि वहाँ पे लाना बहुत रेप्लिकेट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड एंड एटमॉस्फेयर, बिकॉज वहाँ पे मार्स के अंदर मार्स के पास दोनों ही चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे हार्डेस्ट होगा हमारे लिए इसको मार्स पे लाने के लिए, बिकॉज मार्स लैक्स बोथ, ठीक है। अब 20th क्वेश्चन पे मूव होते हैं। 20th का फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, with the help of diagram justify that the convex lens is called converging lens and whereas concave lens is known as diverging lens। हमें डायग्राम के थ्रू समझाना है। एंड राइट द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्केव मिरर को हम डेंटिस्ट मिरर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, whereas कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू या साइड व्यू मिरर्स में यूज़ करते हैं, साइड व्यू मिरर्स, ठीक है। हमें दोनों में एक में एग्जांपल देना तो हमने एक एग्जांपल दे दिया। अब हमें एक डायग्राम बनाना था कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस दिखाने के लिए, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस दिखाने के लिए। तो आपको डायग्राम के थ्रू शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस को मैंने यहाँ से शो कर रहा है, यहाँ पे जैसे लाइट आई है तो यहाँ पे ये लाइट को कुछ इस टाइप में डाइवर्ज करता है, जो शो करता है कि कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है द रे ऑफ लाइट को। कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम देखें तो जैसे रे ऑफ लाइट आए तो आप देख सकते हो एक साथ कन्वर्ज हो गई जब वो रिफ्लेक्ट करी थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, विच शोज दैट कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द रे ऑफ लाइट। यहाँ पे कन्वर्जेस एंड डाइवर्ज दोनों ही मेन टर्म है, इन्हें याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एंड एक्सप्लेन हाउ वेरिएटेड प्रोपगेशन हेल्प देम टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। सो वेरिएटेड प्रोपगेशन कैसे हेल्प करता है टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। सो इसको आपको दिखा रही थी कैसे लिखना है। सो यहाँ पे लिखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारा टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं टू प्रोड्यूस अनदर प्लांट। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। इसमें और ही पूछा गया है, सो इसमें और भी पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड फिशेस एंड बर्ड्स। फिशेस और बर्ड्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है उसके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। एंड सेकंड पूछा गया है व्हाई डज अ फिश प्रोड्यूस कंपेयर टू अ बर्ड। फिश ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग्स को एज़ कम्पेयर टू अ बर्ड। वाई, बिकॉज उनको प्रोटेक्शन, क्योंकि फिशेस में जो प्रोटेक्शन रहती है इनकी वो बहुत ही लेस रहती है एज़ कम्पेयर फॉर बर्ड, बिकॉज उन्हें पता रहता है कि इनमें से आधे जो हैं ऑफस्प्रिंग्स वो ख़राब जाएंगे, इस वजह से वो ज़्यादा अमाउंट में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से जो बाकी बच्चे हैं उनको वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। अब इन्हें आंसर लिखना है कैसे, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो इसका आंसर कुछ इस टाइप में लिखेंगे, डिफरेंसेस इन फर्टिलाइजेशन। सो फिशेस हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फिशेस के पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वाइल्ड बर्ड्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती हैं। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स होता है जब एग्स आर फर्टिलाइज्ड आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी। जो एग्स होते हैं, आपने देखा होगा ना, जो चिड़िया होती है उनके जो अंडे होते हैं वो फीमेल की बॉडी से फर्टिलाइज्ड आउट होते हैं टाइपिकली इन वाटर। अब अगर हम फिशेस की बात करें तो उन फिशेस में भी एग्स फर्टिलाइजली पहले ही एग्स बाहर निकल आते हैं, ठीक है, टाइपिकली इन वाटर। इन कॉन्ट्रास्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। एंड बर्ड्स में पहले फर्टिलाइजेशन अकर इंटरनल होता है एंड देन पेरेंटल केयर एक्सटर्नली मिलता है। सेकेंड हमसे पूछा गया था फिशेस क्यों प्रोड्यूस करती हैं सबसे ज़्यादा, तो रीज़न है फिश प्रोड्यूसेस मोर एग्स ड्यू टू द लोअर सर्वाइवल रेट ऑफ स्प्रिंग्स। उन्हें लगता है कि इनका लो चांस रहेगा सर्वाइवल के लिए, इस वजह से। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फिशेस मीन्स मैनी एग्स आर लॉस्ट टू प्रेडिटेटर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बर्ड्स हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उस वजह से उनको पेरेंटल केयर ज़्यादा मिलती है, विच इंश्योर्स अ हायर सर्वाइवल रेट फॉर फीवर एग्स एज कम्पेयर्ड फ्रॉम फिशेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसकी तरफ मुड़ते हैं। नेक्स्ट है रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। सो अ सर्टेन फ्लो ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस producing a bright flash of light called lightning. Lightning can occur as opposite charges collide within a cloud, between a cloud, or between clouds and the ground. Lightning rapidly heats up the air around it, causing the air to expand and produce a loud sound known as thunder. A storm accompanied by lightning and thunder is known as thunderstorm. So पहला क्वेश्चन पूछा गया है lightning कैन अकर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। लाइटनिंग कहाँ पर आती है, विद इन अ क्लाउड, बिटवीन क्लाउड्स एंड बिटवीन क्लाउड एंड ग्राउंड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन 2 है व्हाट कॉजेस थंडर, थंडर किस वजह से होती है? सो एक्सपेंशन ऑफ एयर ड्यू टू रैपिड हीटिंग बाय लाइटनिंग। क्वेश्चन 3 पूछा गया है हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग, आप लाइटनिंग से कैसे बचा सकते हैं? 2 स्टेप्स को मेंशन करना है। सो पहला स्टे अवे फ्रॉम वाटर, पानी से दूर रहना है। सेकेंड हम लिखेंगे इफ़ इन ग्राउंड, अगर आप ग्राउंड में हैं, प्रेफर टू स्टे इन क्राउच पोजीशन, क्राउच पोजीशन में आपको रहना है, इन क्राउच पोजीशन। अब क्वेश्चन 23 में भी हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उसे भी रीड करना है। सो द components of a mixture may themselves be mixture as in poha and sprout, solid or pure substance like sugar or common salt dissolved in water. Mixtures could be several types of depending on the physical state of the component. So पहला क्वेश्चन पूछा गया है which statement is correct according to the paragraph? All components of mixture are pure substances. Mixtures के सभी components pure substance नहीं होते, तो ये गलत है। मिक्सचर्स कैन नॉट कंटेन एंड द मिक्सचर, ये भी गलत है, मिक्सचर्स के अंदर दूसरे मिक्सचर्स भी आ सकते हैं, तो ये गलत हुआ। थर्ड है कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी मिक्सचर्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये ट्रू है कि मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मिक्सचर्स भी हो सकते हैं और प्योर सब्सटेंस भी हो सकते हैं। क्वेश्चन 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेयर कंपोनेंट्स आर देमसेल्फ मिक्सचर, इनमें से कौन सा एग्जांपल है इसके अंदर कंपोनेंट्स खुद से मिक्सचर्स हैं टू प्रिपेयर अ मिक्सचर? शुगर डिजॉल्व इन वाटर, नो ये तो नहीं है। कॉमन सॉल्ट इन वाटर, नहीं बिकॉज वाटर कंपाउंड हुआ। पोहा एंड स्प्राउट सैलेड एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर पोहा एंड स्प्राउट सैलेड दोनों ही मिक्सचर्स हैं। थर्ड है क्लासीफाई मिल्क, बेकिंग सोडा एंड सॉइल एज मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। सो मिल्क हमारा एक क्या है, मिक्सचर है, वेयर इज बेकिंग सोडा हमारा प्योर सब्सटेंस है, तो उसे पी से शो कर रही हूँ। शुगर हमारा प्योर सब्सटेंस है, पी से शो कर रही हूँ। एंड सॉइल हमारा मिक्सचर है। अब 24th हमें दिया गया है, एक और पैराग्राफ है। Venus is the hottest planet not because it is the closest to the sun but because its thick atmosphere traps heat. The air on Venus is almost entirely made up of carbon dioxide gas which does not let the heat escape. This is called greenhouse effect on the earth. Also gases like carbon dioxide in the atmosphere trap heat by absorbing the radiation given off by the earth after it gets warmed by the sun. क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है? जब हम हीट को ट्रैप करते हैं, जब कोई एक लेयर होती है जिसके थ्रू अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है इसके अंदर कुछ गैसेस होती हैं जो कि हीट को ट्रैप करती हैं जब अर्थ रेडिएशन पाता है फ्रॉम द सन। सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 2 पे मूव होते हैं। विच गैस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3 पूछा गया था हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे रिलेट करता है ग्लोबल वार्मिंग को? सो आप लिखेंगे एज इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होता है रिजल्ट्स इन मोर ट्रैपिंग ऑफ हीट। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा ट्रैपिंग होगी हीट की, ट्रैपिंग ऑफ हीट रिजल्टिंग इन मोर ग्लोबल वार्मिंग, इन मोर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जब ज़्यादा ट्रैपिंग ऑफ हीट होती है तो उस वजह से जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होने लगते हैं, जिसके थ्रू ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगती है। तो सब कुछ ही किस वजह से हो रहा है? जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ट्रैप कर रही है हीट को, इससे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एंड बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी दिक्कत आ रही है। सेक्शन ई पे मूव होते हैं। लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 25 है ऑब्जर्व द वेरियस फेजेस ऑफ द मून इन द गिवन फिगर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है फिल ए बी सी डी और एफ इन द ब्लैंक्स गिवन ऑफ द टेबल गिवन बिलो। सो फुल मून इनमें से कौन सा हुआ? सो यहाँ पे ई फुल मून है, इसके अंदर पूरा फेस हमें दिख रहा है, पूरा फेस मून का दिख रहा है। क्रिसेंट फेस जो कि हाफ से भी कम होता है, सो यहाँ पे डी फेस जो है, जो डी इमेज रखी है वो करेक्ट है। गिब्बस फेस जो कि हाफ से ज़्यादा होता है, जो कि ए फेस करेक्ट दे रखा है, तो ए आ जाएगा। न्यू मून, इनमें से न्यू मून कौन सा हुआ जिसमें कोई भी हमें फेस नहीं दिख पा रहा है? दैट इज़ बी। सेकेंड है फ्रॉम द गिवन फेस गिवन इन द फिगर विच वन इज नेवर सीन फ्रॉम द अर्थ एंड वाई। तो कौन सा दिखता है? न्यू मून, बिकॉज इट्स डार्क साइड, उसकी डार्क साइड है वो
अर्थ की तरफ फेस करती है, इट्स डार्क साइड फेसेस द अर्थ। सेकेंड है द मून टेक्स अबाउट डैश मिनट्स लॉन्गर टू कम बैक टू नियरली द सेम पोजिशन इन द स्काई। सो मून को कितने टाइम लगता है दोबारा सन के पास दोबारा स्काई में आना इन द नेक्स्ट डे, तो कितना टाइम लगता है 50 मिनट्स लगता है। इसके अंदर और में क्वेश्चन पूछा गया है अ टोटल ऑफ 37 फुल मून्स हैपन ड्यूरिंग 3 अर्थ इन सोलर कैलेंडर। टोटल 37 फुल मून्स आते हैं 3 साल में। शो दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम 37 फुल मून्स जो हैं उनमें से एटलीस्ट 2 फुल मून्स आएंगे ही आएंगे इन द सेम मंथ ऑफ द सोलर कैलेंडर। इसे शो करना है। सेकंड पूछा गया था व्हाट इज द ड्यूरेशन बिटवीन वन न्यू मून एंड द नेक्स्ट न्यू मून। सो 15 डेज का ड्यूरेशन रहता है। थर्ड है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉन्चिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। पर्पस क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का लॉन्च करने के लिए, तो 2 बताने हैं, तो आप लिख सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन एंड सेकेंडली फॉर नेविगेशन। अब हमें टोटल बताना था कि 37 फुल मून्स जो आते हैं 3 सालों में, उनके अंदर 2 फुल मून्स अकर होंगे इन द सेम मंथ, इसे हमें शो करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि हम जानते हैं 37 फुल मून्स अगर 3 साल में आ रहे हैं, ठीक है, अगर 3 साल में आ रहे हैं तो टोटल कितने, अगर हम देखें टोटल कितने आ रहे होंगे तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। टोटल हमारे 100 आपके 111 मून्स फुल मून्स आ रहे हैं। अब 111 मून्स जो फुल मून्स आ रहे हैं 3 सालों के अंदर, ठीक है, इनमें से 37 फुल मून्स आ रहे हैं एंड वी नो अगर हम सोलर कैलेंडर में देखें कितने मंथ्स होते हैं हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स एंड 3 साल के अंदर कितने मंथ्स हुए 36 मंथ्स हुए। 12 मंथ्स एंड 36 मंथ्स, 36 मंथ्स के अंदर जो हमारे हैं 36 मंथ के अंदर 37 फुल मून्स आ रहे हैं। सो दैट मीन्स कि 12 मंथ्स के अंदर आप पे दो फुल मून आने चाहिए ना। 12 मंथ्स के अंदर 2 फुल मून्स आने चाहिए हर एक महीने में, बिकॉज यहाँ पे ये ग्रेटर है इसके थ्रू, ठीक है, ये इससे ग्रेटर है, दैट्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है on the basis of biotic and abiotic components present in a forest habitat fill in the blanks of the column of the given table। फिर से फिल करना है। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए। एबायोटिक कंपोनेंट जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं जो प्लांट्स होते हैं, एंड प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हार्बीवोरस होते हैं। आप चाहो उनके भी एक एग्जांपल्स दे सकते हैं। सेकेंड है डिफाइन फूड वेब एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फूड वेब कौन से होते हैं, सो इट इज़ अ complex chain showing who eats to whom। अब हमें आंसर करना है इस फिगर के बेसिस पर। इफ़ फ्रॉग डिसअपियर्स फ्रॉम द इकोसिस्टम व्हाट विल हैपन टू द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास हॉपर एंड स्नेक, वाई। सो अगर फ्रॉग चला जाएगा तो ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वाई, बिकॉज उनका जो प्रीडेटर है, जो उनका हंटर है, जो उनका खाने के लिए जो सोर्स है वो ख़त्म हो चुका है, इस वजह से ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। वेयर जो स्नेक है उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वाई, बिकॉज उनका जो फूड सोर्स है जो फ्रॉग है वो डिसअपियर हो चुका है, ठीक है। सो दैट्स वाई इकोसिस्टम का भी बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये था हमारे रियल पेपर ऑफ क्लास 8 साइंस सेशन एंड एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे आपको ये रियल पेपर को हमने कैसे सॉल्व करा, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे भी सैम्पल पेपर्स रियल पेपर चाहिए सो यू कैन कमेंट मी लेटर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कैसी लगी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।